ये इन्होंने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं जो चाहे बजरंग दल हो, चाहे वीएचपी हो, चाहे आरएसएस हो, ये इन्होंने ग्रुप बना रखे हैं कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब ये दुर्घटनाएं होती हैं तो इनको पुरस्कृत क्यों किया जाता है? सरकार की ही तरफ से, सरकार के मिनिस्टर्स क्यों जा करके इन लोगों से मिलते हैं? क्यों इनके साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं? क्यों इनको कानूनी मदद पहुंचाते हैं? बजरंग दल जैसे संगठन जो हैं, जो ये लिंचिंग करते आ रहे हैं कास्ट, रिलीजन और जेंडर के नाम पे कि एक फेक न्यूज़ फैलता है, फिर उस व्यक्ति को उसके बाद लिंच किया जाता है और ये लिंच को ऐसा नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि जो गौरक्षक संगठन है वो ये आके कह रहे हैं कि जो लिंचर्स हैं, जो इन लोगों को लिंच कर रहे हैं, उनको वो कंपेयर करते हैं भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों से। तो ये जो लिंचिंग हो रही है, इसमें जो इनकी ताकत है वो ये नहीं कि वो हथियार लेके इतना घूम रहा है, उसके पास इतना मॉब है। उनकी ताकत है कि जो उनको इम्प्यूनिटी मिली हुई है इस काम को करने की। अगर आप इंडियन पिनल कोड में देखें तो मॉब लिंचिंग को अभी तक डिफाइन ही नहीं किया गया है। सरकार से हमारी इतनी मांग है कि सबसे पहले आकर के और जो गलतियां हुई हैं उनको एक तरह से स्वीकार करें। इस तरह के आरोपियों को संरक्षण देना बंद करें। उनके खुद के सांसद हैं, दिल्ली में सांसद हो गए, चाहे कपिल मिश्रा हो गए, चाहे अनुराग ठाकुर हो गए, ये सारे लोग भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। दिल्ली राइट्स इन लोगों ने भड़काए हैं और उसके आरोप में उमर खालिद 3 साल से जेल में है। आप बताइए, उमर खालिद के अगेंस्ट जो चार्जशीट है, अभी आपने देखा होगा कि कोर्ट ने उसके खिलाफ क्या बयान दिया है और दिल्ली पुलिस को किस तरह से लताड़ा है कि उस चार्जशीट में कोई भी एक भी ध्यान देने लायक बात नहीं है। ऐसा एंटी मुस्लिम जो सेंटिमेंट 2014 साल के बाद से, जब से मोदी सरकार पावर में आई है, जो चल रहा है, और उसके बाद से ये जुनैद नासिर का जो इंसिडेंट हुआ है मॉब लिंचिंग का अभी रिसेंटली, वो पहला इंसिडेंट नहीं है, कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ये लगातार चले जा रहा है कि सांप्रदायिकता के नाम पे जो मुसलमान का कत्लेआम किया जा रहा है, ये प्रोटेस्ट उसी के अगेंस्ट हम रख रहे हैं कि हमारा मांग यही है कि जो जुनैद नासिर के जो हत्याकारी हैं वो पनिशेबल हो, उनको सरकार मतलब जितना कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जा सके वो दे। हिंदू राजनीति के नाम पर ऐसा भी नहीं है, हिंदू भी ये ना सोचे कि हिंदू बचे हुए हैं। हिंदू दलितों पर भी आक्रमण है, हिंदू महिलाओं पर भी आक्रमण है। इस तरह के जितने भी लोग लोअर क्लास से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप सरकार से कहीं भी अछूते नहीं है। खून के छींटे सब पर आएंगे। ये बहुत दिन से हिंदुत्व के नाम पे चल रहा है, सांप्रदायिकता के नाम पे चल रहा है और माइनॉरिटी कम्युनिटी जो मुसलमान कम्युनिटी है उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है और सरकार का यहाँ पे कोई वॉइस है नहीं, क्योंकि सरकार का पूरा समर्थन है। ये जो गौरक्षक दल है, जो बजरंग दल जैसे जो संगठनें हैं, जो ऐसे खुलेआम वायलेंस चला रहे हैं, टारगेटेड वायलेंस चला रहे हैं मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर, इनके पीछे जो सरकार का पूरा समर्थन है वही निकल के आता है बार बार। हम देख रहे कैसे गौ रक्षा के नाम पे देश भर में हिंसा फैल रही है। हमको पता लगा अभी हरियाणा में, राजस्थान में जुनैद और नासिर की लिंचिंग की गई है। जो मेन एक्यूज है उन्होंने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड किए हैं और जो मेन एक्यूज है हमको भी ये पता लगा है उनका नाम FIR से भी हटा दिया गया है। जब पता है कि किसने उनकी हत्या की है, किसने उनकी लिंचिंग की है, कौन गौ रक्षा के नाम पे पूरे हरियाणा में आतंक मचा रहा है, तो उसको सरकार को पकड़ना चाहिए और ये खट्टर सरकार की विफलता है कि वो नहीं कर पा रहे। तो हम यहाँ पे जुनैद नासिर जिनकी लिंचिंग हुई है उनको इंसाफ मांगते हुए और जो गौ रक्षा के नाम पे देश भर के अंदर, राजस्थान और हरियाणा में स्पेशली जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ आज हम इकट्ठा हुए हैं। ये लोग एक फेक सर्कल बनाते हैं, उसमें फेक कल्चर लेकर के आते हैं और दूसरों को ईविल पोर्ट्रे करते हैं कि ये लोग खराब लोग हैं क्योंकि इनकी कोई डाइट है जो हमसे अलग है। अभी आप देखिए किस तरह से यूनिवर्सिटी तक में ये खाने पीने के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम लोग इस बात पर प्रकाश डालने के लिए यहाँ पर आए हैं कि 2014 से, इनफैक्ट बीजेपी सरकार के सत्ता में आने से पहले 2012 से, जिस समय मोदी जी ने एक तरह से अपना प्रमोशन करना शुरू किया था, उसी समय से एक लार्ज प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स हो रही है अगेंस्ट मुस्लिम्स, अगेंस्ट दलित, अगेंस्ट कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज़रा सा भी पावर नहीं है और जो पॉलिटिकल गलियारों तक नहीं पहुंच सकता है। तो जो भी डिसएनफ्रेंचाइज लोग हैं, जो भी लोअर क्लास के लोग हैं, उन पर लगातार अटैक हो रहे हैं। 2019 में इस सरकार के री इलेक्शन के बाद से
ये जो आउटराइट अटैक है, जो पहले केवल सोशोलॉजिकल स्तर पर चल रहा था, जो एक सोसाइटी में एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि ये लोग आपके लिए खतरा हैं और ये लोग आपकी नौकरियां ले रहे हैं या आपके देश के सेंटिमेंट को, आपके देश के नेचर को और उसकी जो सभ्यता है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बढ़कर, उस नैरेटिव से आगे बढ़कर एक आउटराइट अटैक 2019 से चल रहा है जो हम लगातार देख रहे हैं। 2023 आने को हो गया। इस अटैक में फिजिकल वायलेंस, मॉब लिंचिंग, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ख़राब तौर पर उभर कर सामने आई हैं और एक बहुत भयावह दृश्य इस समय पूरे देश में, देशव्यापी स्तर पर हम लोग देख रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस दोनों की विचारधारा इस तरह की है कि वो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशों में माइनॉरिटीज़ को हिंदू राष्ट्र या राष्ट्र की परिभाषा में गिनते ही नहीं हैं। इंडिया की जो डेफिनेशन है उसमें उनके लिए मुसलमान इंडियंस नहीं हैं, मुसलमान आउटसाइडर्स हैं और अगर उनको अपनी इंडियननेस साबित करनी है तो वो या तो डोमिनेंट हिंदू अपर कास्ट आइडियोलॉजी के साथ खड़े हों, उसको समर्थन दें, या फिर कागज़ दिखाएं और उसके बाद भी उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार होते रहेंगे। हमें रिसेंटली, मतलब आज हम जिस मुद्दे पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो ये है कि खान पान, लाइफस्टाइल जैसी चीज़ों को लेकर के मॉब लिंचिंग की जा रही है मुसलमानों की, जो कि अनएक्सेप्टेबल कहना तो एक बहुत छोटी बात हो जाएगी। ये तो कभी भारत के इतिहास में सोचा भी नहीं गया होगा कि इस तरह की भी चीज़ होगी। क्या हम नाजी जर्मनी का उदाहरण यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोग जिनके साथ हम अपनी लाइफस्टाइल शेयर नहीं करते, ऐसे लोग जिनके साथ हम अपना खान पान और हम अपनी सभ्यता शेयर नहीं करते, उनको हम इंसान मानने से इनकार कर देंगे? तो ये जो बड़ा सवाल है ये सरकार से इस समय पूछा जाना चाहिए और देश की जनता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मुसलमान साथियों, अपने दलित साथियों और अपनी महिलाओं के साथ खड़े हों। पॉलिटिकल स्तर पर किसी पार्टी को समर्थन देना, उसके बहुत सारे अलग कारण भी हो सकते हैं। जब कोई नई पार्टी आती है सरकार में, एक कांग्रेस की लंबे समय तक एक इनएक्टिव पॉलिटिक्स के बाद लोगों को ऐसा लगा कि बीजेपी एक सेकेंड अच्छा ऑप्शन बन करके उभरेगी। बिल्कुल एक परिवर्तन की उम्मीद जगी और लोगों को लगा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और एक जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली जो मोदी, मतलब खैर मुझे तो नहीं लगता कि उनकी इमेज कोई भी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली थी। शुरुआत से ही वो काफ़ी अग्रेसिव इमेज के साथ आए हैं। 2002 के गोधरा दंगों के बाद आखिर कौन कह सकता है कि बीजेपी की सॉफ्ट इमेज रह गई है देश में। फिर भी जिस तरह का प्रोपेगेंडा उन्होंने चलाया, 2 साल जिस तरह की पॉलिटिक्स करी 2014 में इलेक्शन से पहले, उससे एक ये इमेज ज़रूर क्रिएट हुई थी नेशनल मीडिया और चैनल्स के द्वारा कि किसी तरह का परिवर्तन आने की थोड़ी बहुत उम्मीद है। तो इंसान मजबूरी में, जो ऐसा इंसान जो पहले से ही बहुत डिसएनफ्रेंचाइज्ड है और देश की पॉलिटिक्स से परेशान है, वो एक ऑप्शन की तलाश में किसी और तरफ जा सकता है। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि वो एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर के लिए आपका समर्थन कर रहा है। उसका ये मतलब तो नहीं है कि वो मुसलमानों की जान लेने के लिए आपका समर्थन कर रहा है या दलितों का जो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है उसके लिए आपका समर्थन कर रहा है। तो दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। एक सेकेंड के लिए अगर मान लेते हैं कि कोई हिंदूवादी विचारधारा के साथ एग्जिस्ट करता ही है तो हमें उससे इनहेरेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लार्जर पॉलिटिकल डिस्कशन का सवाल है कि आप वामपंथ और हिंदुत्व में किसको चुनते हैं, आपकी क्या समझ बनती है दोनों की तरफ, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ एक तरह से एक थ्योरीज़ भी हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज़ हैं जिनकी एक बहुत गहरी समझ है। तो दोनों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी, और जो पर्टिकुलर सिटीज़न है, इंसान है, व्यक्ति है, पीपल ऑफ इंडिया, वो दोनों आइडियोलॉजीज़ को पढ़ करके अपना सब्सक्रिप्शन उसकी तरफ निर्धारित कर सकते हैं खुद से। एक डेमोक्रेसी, इसीलिए तो हम, इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, इसीलिए तो है ताकि व्यक्ति जो है वो अपना पॉलिटिकल ओपिनियन, अपना रिलीजियस ओपिनियन खुद चुन सके। इस तरह की बातचीत में अगर हम फंसेंगे तो हम एक्चुअल कल्प्रिट को एक तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इस समय पिछले 2 पार्लियामेंट सेशन से इस समय देश में प्रभावी सरकार कौन है, वो कौन सी पार्टी है और उसका कौन सा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम लिया जाना चाहिए। बीजेपी है और आरएसएस है। सर हिंदू राष्ट्र बनाइए, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा आप क्या बता रहे हैं, मेरा ये सवाल है। हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों के लिए जगह क्यों नहीं है? हिंदू राष्ट्र क्या होता है? क्या किस मुसलमान ने एक्सेप्ट किया है? यहाँ पर मुसलमान साथी आए हुए हैं हमारे, उनसे पूछिए कि वो एक्सेप्ट कहाँ से कर रहे हैं, कौन सा प्लेबिसाइड हुआ है? नहीं, आयशा को छोड़ दीजिए, आप जनरल तौर पर मुझे बताइए कि ये कौन सा आपका सर्वे का निष्कर्ष आपने निकाला है कि मुसलमान कह रहे हैं? सर नूपुर शर्मा की घटना से आप इस घटना को कैसे जोड़ रहे हैं? नूपुर शर्मा जो है वो जेएनयू में एक तरह से वहाँ पर जो वायलेंस हुआ था उसके लिए जिम्मेदार थी, और एबीवीपी
अक्रॉस कैंपसेस, जेएनयू हो गया, डीयू हो गया, अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गई, एबीवीपी का नेचर ही गुंडे वाला बन चुका है। हर बार इन लोगों को इतना ज़्यादा पॉलिटिकल समर्थन मिलता है। सरकार से हमारी इतनी मांग है कि सबसे पहले आकर के और जो गलतियाँ हुई हैं उनको एक तरह से स्वीकार करें। इस तरह के आरोपियों को संरक्षण देना बंद करें। उनके खुद के सांसद हैं, दिल्ली में सांसद हो गए, चाहे कपिल मिश्रा हो गए, चाहे अनुराग ठाकुर हो गए, ये सारे लोग भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। दिल्ली राइट्स इन लोगों ने भड़काए हैं और उसके आरोप में उमर खालिद 3 साल से जेल में है। आप बताइए उमर खालिद के अगेंस्ट जो चार्जशीट है, अभी आपने देखा होगा कि कोर्ट ने उसके खिलाफ क्या बयान दिया है और दिल्ली पुलिस को किस तरह से लताड़ा है कि उस चार्जशीट में कोई भी एक भी ध्यान देने लायक बात नहीं है। तो इस तरह के आरोपों को सुन करके ऐसा लगता है कि सरकार की बहुत मतलब प्रभावी कोशिश है कि जो इस तरह के लोग हैं जो इस्लामोफोबिया भड़का रहे हैं, जो इस तरह के गुंडा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको और ज़्यादा संरक्षण दिया जाए, समर्थन दिया जाए। जी, इस तरह का बिल्कुल हिंदू राजनीति के नाम पर ऐसा भी नहीं है। हिंदू भी ये ना सोचे कि हिंदू बचे हुए हैं। हिंदू दलितों पर भी आक्रमण है, हिंदू महिलाओं पर भी आक्रमण है। इस तरह के जितने भी लोग लोअर क्लास से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप सरकार से कहीं भी अछूते नहीं है। खून के छींटे सब पर आएंगे, ये बात ये ऐसा एंटी मुस्लिम जो सेंटिमेंट 2014 साल के बाद से, जब से मोदी सरकार पावर में आई है, जो चल रहा है, और उसके बाद से ये जुनैद नासिर का जो इंसिडेंट हुआ है मॉब लिंचिंग का अभी रिसेंटली, वो पहला इंसिडेंट नहीं है, कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ये लगातार चले जा रहा है कि सांप्रदायिकता के नाम पे जो मुसलमान का कत्लेआम किया जा रहा है, ये प्रोटेस्ट उसी के अगेंस्ट हम रख रहे हैं कि हमारा मांग यही है कि जो जुनैद नासिर के जो हत्याकारी हैं वो पनिशेबल हो, उनको सरकार मतलब जितना कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जा सके वो दे। जो लिंचिंग हुआ उसके बाद जो महासभा रखी गई, वहाँ पे ये तक कि बोला गया है कि मतलब राजस्थान पुलिस को बोला गया है कि आप आए और आप कोशिश करके देखें कि उनको गिरफ़्तार कर सके, तो आप इधर से 2 टांगों पे वापस नहीं जा सकते हैं। तो यही सब मतलब एक बारी ऐसे बुरी तरीके से किसी का हत्या किया जा रहा है, मुसलमान कम्युनिटी के अगेंस्ट लगातार जो वायलेंस चल रहा है, ये एक स्टेट सैंक्शन वायलेंस हो रहा है, जहाँ पे सरकार की सामने आके ये नहीं कह रही है कि जो मार रहे हैं ऐसे मुसलमान को, उनको गिरफ़्तार करा जा सके। इसीलिए ये लोग अभी तक मतलब खुलेआम रास्ते में चल सकते हैं। ये बहुत दिन से हिंदुत्व के नाम पे चल रहा है, सांप्रदायिकता के नाम पे चल रहा है, और माइनॉरिटी कम्युनिटी जो मुसलमान कम्युनिटी है उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। और सरकार का यहाँ पे कोई वॉइस है नहीं, क्योंकि सरकार का पूरा समर्थन है। ये जो गौरक्षक दल है, जो बजरंग दल जैसे जो संगठनें हैं, जो ऐसे खुलेआम वायलेंस चला रहे हैं, टारगेटेड वायलेंस चला रहे हैं मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर, इनके पीछे जो सरकार का पूरा समर्थन है वही निकल के आता है बार बार। जो पॉलिटिक्स चल रहा है, जो सरकार का मेन मुद्दा है, वो यही है कि मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है, जो हिंदू कम्युनिटी है, उनको बोल दिया जाए कि आपका एक दुश्मन है इस देश में, जो कि है मुसलमान। अभी इसी वजह से बार बारी मुसलमान टारगेट हो रहे हैं। जब दिल्ली में बुलडोजिंग चल रहा था, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टेड हुए थे वो भी मुसलमान कम्युनिटी थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सरकार है उसका इकलौता दुश्मन ये ठहराना चाहते हैं कि मुसलमान ही है। अभी जो बीफ का जो इंडस्ट्री है, वो केवल मतलब गौ मांस केवल मुसलमान खाता है ऐसी बात नहीं है। जो दलित अन्य लोग भी खाते हैं, प्लस जो दलित कम्युनिटी है उनका रोज़गार चलता है ये बीफ इंडस्ट्री के थ्रू। तो जब ऐसे गौरक्षा के नाम पे ऐसा वायलेंस चलता है, तो मतलब केवल मॉब लिंचिंग नहीं, वो टारगेटेड वायलेंस इन कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट भी है। जो मॉब लिंचिंग वगैरह हो रहा है वो ज़रूर मुसलमान के अगेंस्ट हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट होता है ऐसे गौरक्षा के नाम पे, वो दलितों को इम्पैक्ट करता है। ऐसे बजरंग दल जैसे, गौरक्षक जैसे जो संगठनें हैं, उनको जिम्मेदार ठहराया जाए कि ये खुलेआम जो ऐसा वायलेंस चला रहे हैं वो मुसलमान कम्युनिटी के अगेंस्ट, माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट, गौरक्षा के नाम पे, वो
वो बंद किया जाए, पुलिस को अपना काम करने दिया जाए और ऐसे जो महासंगठनें हो रही हैं इन्हीं अपराधियों के लिए जो अभी तक रास्ते में खुलेआम घूम रहे हैं ये महासभाएं बंद किया जाए और जो आरोपी हैं वो उनको जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। हम देख रहे कैसे गौ रक्षा के नाम पे देश भर में हिंसा फैल रही है। हमको पता लगा अभी हरियाणा में, राजस्थान में जुनैद और नाजिर की लिंचिंग की गई है। जो मेन एक्यूज है उन्होंने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड किए हैं और जो मेन एक्यूज है हमको भी पता लगा है उनका नाम FIR से भी हटा दिया गया है। जब पता है कि किसने उनकी हत्या की है, किसने उनकी लिंचिंग की है, कौन गौ रक्षा के नाम पे पूरे हरियाणा में आतंक मचा रहा है, तो उसको सरकार को पकड़ना चाहिए और ये खट्टर सरकार की विफलता है कि वो नहीं कर पा रहे। तो हम यहाँ पे जुनैद नाजिर जिनकी लिंचिंग हुई है उनको इंसाफ मांगते हुए और जो गौ रक्षा के नाम पे देश भर के अंदर राजस्थान और हरियाणा में स्पेशली जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ आज हम इकट्ठा हुए हैं। पहले भी जुनैद की, दादरी की इंसिडेंट हुए, सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार कहीं ना कहीं इसको अगर पता है कि कौन वो है जिसने हिंसा की है, किसने लिंचिंग की है, अगर आप उनको नहीं पकड़ रहे तो पता लग रहा है कि सरकार की मिली भगत है। इतनी सारी आप देखेंगे ट्विटर पे वीडियो सर्कुलेट हुई है गाड़ी को चेस करते हुए, गोलियां चलाते हुए, मुसलमानों को मारते पीटते हुए, और जो पीट रहे हैं उनको क्यों सरकार अरेस्ट नहीं कर रही, उनको क्यों नहीं पकड़ रही। तो बता रहा है कि सरकार भी इसमें मिली हुई है और ये सरकार और बजरंग दल और जितने भी ये गौ रक्षा के संगठन चलते हैं इनकी मिली भगत है जिससे मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, राजस्थान में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बजरंग दल जैसे संगठन जो हैं, जो ये लिंचिंग करते आ रहे हैं कास्ट, रिलीजन और जेंडर के नाम पे कि एक फेक न्यूज़ फैलता है, फिर उस व्यक्ति को उसके बाद लिंच किया जाता है और ये लिंच को ऐसा नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि जो गौरक्षक संगठन है वो ये आके कह रहे हैं कि जो लिंचर्स हैं, जो इन लोगों को लिंच कर रहे हैं, उनको वो कंपेयर करते हैं भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों से। तो ये जो लिंचिंग हो रही है इसमें जो इनकी ताकत है वो ये नहीं कि वो हथियार लेके इतना घूम रहा है, उसके पास इतना मॉब है। उनकी ताकत है कि जो उनको इम्प्यूनिटी मिली हुई है इस काम को करने की। अगर आप इंडियन पिनल कोड में देखें तो मॉब लिंचिंग को अभी तक डिफाइन ही नहीं किया गया है। आप 2014 के बाद से देखें तो ये मॉब लिंचिंग एक नया शब्द निकल के आया, लोगों की डिक्शनरी में नया शब्द ऐड हुआ कि मॉब लिंचिंग में कुछ होता है कि एक पूरा मॉब आके लोग को मार देता है और एक पर्टिकुलर कमिटी को टारगेट करता है। वो तो जो कोई प्रोपेगेंडा है ये पूरा गौरक्षा के नाम पे, ये एक प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है। और इनकी जो इम्प्यूनिटी है वो सबसे खतरनाक चीज़ है कि इंडियन पिनल कोड में भाई ज़रूरत है कि आप मॉब लिंचिंग को डिफ़ाइन करें और उस पर सख्त कदम उठाने का आप एक प्रक्रिया बनाएं। झारखंड में, मणिपुर में और राजस्थान की सरकारों में मॉब लिंचिंग को डिफ़ाइन करने के लिए एक बिल तो आया, लेकिन उसको प्रेसिडेंशियल एसेंट अभी तक नहीं मिला है। तो इस चीज़ को सरकार को देखना चाहिए कि जब हम पार्लियामेंट में भी बात कर रहे हैं तो हम मॉब लिंचिंग का भी एक बिल इंट्रोड्यूस करें, मॉब लिंचिंग पे भी हम ध्यान दें। जो ये इम्प्यूनिटी इनको मिल रही है इसको रोका जाए। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर भी है लोगों का, ये केवल मॉब लिंचिंग नहीं है, एक ये चीज़ भी है। यही मतलब आप जो है स्टेट प्रोटेक्शन के नाम पे आप कॉ विजिलेंटिज्म चला रहे हैं और आप उन लोग को इम्प्यूनिटी दे रहे हैं कि आप उन लोग को छोड़ रहे हैं। अगर आप मोनू मानेसर का देखें तो मोनू मानेसर की कितनी तस्वीरें हैं अमित शाह के साथ, हरियाणा सरकार के बड़े बड़े नेताओं के साथ, और उनकी कितनी वीडियोस हैं कि जिसमें वो गन्स लेके घूम रहे हैं। तो बिल्कुल है कि सरकार उनको खुला छोड़ रही है, बिल्कुल सरकार उनको संरक्षण दे रहा है। और मॉब बिल्कुल FIR से नाम हटा दिया गया है और मॉब लिंचिंग को अभी तक डिफाइन क्यों नहीं किया गया इंडियन पिनल कोड में। हमारा फंडामेंटल सवाल यही है कि आप अपने संस्थान में अपने इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए, तभी आप इन चीज़ों को रोक पाएंगे। आप अपने इंस्टीट्यूशन को वीक रखते हैं तभी उनको ये इम्प्यूनिटी मिलती है कि वो इस तरह के मॉब लिंचिंग्स कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, चाहे वो जुनैद हो, चाहे अखलाक हो, चाहे अभी नासिर जुनैद हो। ये तो सबको बोल के ही मार दे रहे हैं। ये फेक न्यूज़ फैलता है। प्रोपेगेंडा क्या है कि व्हाट्सएप पे एक फेक न्यूज़ घुमाया गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक मॉब को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद मतलब भारत में जो प्रचलन चल रहा है कि मॉब जस्टिस हो, इसको सरकार को रोकना चाहिए।
आप इंडियन पिनल कोड में मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इसको डिफाइन करें कि मॉब लिंचिंग क्या है और सख्त कार्रवाई का इस पर प्रक्रिया बनाएं। इन लोग को जो इम्प्यूनिटी मिली हुई है वीएचपी बजरंग दल संगठन को, इनको रोके। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है कि बिल पारित करके एक्ट बनाए, इसका कानून आप लाएं। बिल्कुल आप डिफाइन करें क्या है। तरीके से यहाँ के कमज़ोर वर्गों का दमन हो रहा है इस देश में 2014 के बाद से ही। जो इनकी आइडियोलॉजी रही है हमेशा से, चाहे ये इनके थिंक टैंक्स हो, चाहे ये आरएसएस हो, चाहे गोलवरकर की बंच ऑफ थॉट हो, जिसमें ये लिखते हैं वो कि दो धर्म के लोग एक साथ नहीं रह सकते। सावरकर कहते हैं कि पितृभूमि से पहचानिए लोगों को, बाकी सभी यहाँ पे दोहरे नंबर के सिटीज़न रहेंगे और सिर्फ हिंदू ही यहाँ पे सुप्रीमेसिस्ट एक आइडेंटिटी लेकर के घूम सकता है। लेकिन आप ये समझिए कि ये लोग जो रिलीजन के नाम पे अपनी हेजिमनी दिखाते हैं कि हम लोगों से बेहतर हैं, ये कितना रिलीजन में खुद मानते हैं? क्या हमारा धर्म ये हमें सिखाता है कि हम किसी और धर्म के लोगों का हत्या करें, उनको नीचा दिखाएं? तो आपको नहीं मिलेगा। जो इनके जाने माने नेता हैं, जो सावरकर थे, वो तो ये भी कहते थे अगर आप गाय नहीं खाते तो आप हिंदू नहीं हैं। अब आप ये देखिए इनकी हिपोक्रेसी इधर ही आ जाती है कि अगर आपके नेता ये सब बातें कर रहे हैं तो हिंदू लीडर कैसे हुए? और इनकी तो हमेशा से पॉलिटिक्स रही है, जहाँ पे जिस राज्यों में गायों को खाया जाता है वहाँ पे ये कहते हैं कि हम तो टैरिफ कम कर देंगे, हम वहाँ पे रेट कम कर देंगे बीफ के लिए, और नॉर्थ इंडिया में आते ही अपना रूप रंग बदल देते हैं। तो ये इनका हमेशा से रहा है कि किसी तरह से एक फेक कल्चर किया जाए, क्योंकि ये ना हिंदू है, हम इन्हें कल्चर भी नहीं देंगे, हम इन्हें कुछ भी संस्कृति नहीं देंगे। ये लोग एक फेक सर्कल बनाते हैं, उसमें फेक कल्चर लेकर के आते हैं और दूसरों को ईविल पोर्ट्रे करते हैं कि ये लोग ख़राब लोग हैं क्योंकि इनकी कोई डाइट है जो हमसे अलग है। अभी आप देखिए किस तरह से यूनिवर्सिटी तक में ये खाने पीने के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वहाँ यूनिवर्सिटी में नॉनवेज बैन कर रहे हैं। नॉनवेज बैन करें उन कॉलेजेस में जहाँ पे पहले से नॉनवेज मिलता था। सिर्फ इसी और ऐसे तर्क ये लोग देते हैं जो बहुत हास्यास्पद है। प्रोपेगेंडा तो ये फैला ही रहे, क्योंकि सारा मशीनरी आप इनका देखिए, मीडिया जो है आप उनका ये देखिए कि वो दिखा क्या रहे हैं न्यूज़ पे। क्या वो जो मुद्दे उठा रहे हैं वो ग्रामीण इलाकों के मुद्दे हैं? क्या वो जो ज़मीनी मजदूर हैं उनके मुद्दे हैं? क्या ये वर्किंग क्लास के मुद्दे हैं? नहीं हैं। ये मुद्दे वो क्रिएट करते हैं और लोगों को एक तरीके का अफीम रोज़ परोसते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखिए आप लोग बेवकूफ़ हैं, हम कैसे आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। जो भी कानूनी प्रतिक्रिया है उसे मानते हुए जो दोषी हैं उनको अंदर किया जाए और कानूनी तौर पे उनको सज़ा भी दी जाए और एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि ये जो करेगा उसे हम पुरस्कृत नहीं करेंगे, उसे हम सज़ा देंगे। क्योंकि इनका हमेशा से रहा है कि ये जो भी दुर्घटना जो भी होती है उसमें ये दोषियों को पुरस्कृत करते हैं, चाहे वो बिल्किस बानो के रेपिस्ट हो, चाहे किसी मुसलमान की हत्या जब ये करते हैं तो इनको पुरस्कृत किया जाता है। ये इन्होंने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं जो चाहे बजरंग दल हो, चाहे वीएचपी हो, चाहे आरएसएस हो, ये इन्होंने ग्रुप बना रखे हैं कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब ये दुर्घटनाएं होती हैं तो इनको पुरस्कृत क्यों किया जाता है? सरकार की ही तरफ से, सरकार के मिनिस्टर्स क्यों जा कर के इन लोगों से मिलते हैं? क्यों इनके साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं? क्यों इनको कानूनी मदद पहुंचाते हैं? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।